तो देखो 4.5 का अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, यहाँ तवज्जो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा जा रहा है? फाइंड 3 consecutive number in a GP whose sum is 39 and their product is 729। भाई देखो, let the numbers in GP are, let the numbers इन जीपी, यानी कि जीपी पे जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो बड़े सिंपल है। देखो बीच में लिख लो ए, यहाँ कॉमन रेशो से डिवाइड कर दूँ और यहाँ कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दूँ। बीच में आ गया ए, उससे पहले आपने कॉमन रेशो से डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आप लिखेंगे कंडीशन के मुताबिक हुज सम इज 39, यानी कि ए अपॉन आर, ए और ए आर, इन तीनों का सम किसके इक्वल है बताएं? 39 के इक्वल है। और इसके अलावा लिखा हुआ सम इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। तो चलो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं ना, अगर इनका सम 39 है, यहाँ से मैं ये कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो जाहिर है कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा r², अपॉन पे आ जाएगा r अपॉन a इक्वल टू 39। इस इक्वेशन को आप कह लें 1। अब इसी के आगे मैं लिखूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक प्रोडक्ट कितना है? ए अपॉन आर, ए और ए आर। प्रोडक्ट कितना है? 729 है, ठीक है। तो ये आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 729 के। फिर आपने करना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो मुझे बताओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है, पुट करना है ए इक्वल टू 9 को ले जाके अपनी पहली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ मैं 9 लिख देता हूँ। तो दैट विल बिकम 1 प्लस r² अपॉन r इक्वल टू 39। तो अब मैं अगर यहाँ लिखूँ 1 प्लस r² अपॉन पे लिख देता हूँ r, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 39/9। अब जो 39/9 है वो इक्वल किसके होगा? देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस r² अपॉन पे लिखता हूँ r। 39 की जगह आप लिख सकते हो 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आप 3 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। So this will become 3, this will become 3r and this will become 3r², which is equal to 13r। 3r² plus 3r minus 13r plus 3 equal to 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 3r² माइनस का 10r प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 9 1 सा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप लोग 3r निकाल लें कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा r माइनस 3,
फिर आप -1 कॉमन निकालना, यहाँ क्या आ जाएगा r-3, यहाँ बच गया r-3, यहाँ आ गया 3r-1। तो आपने r-3 को 0 के बराबर रख लेना है और आपने 3r-1 को भी 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से r का आंसर 3 आ जाएगा और यहाँ से r का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 1/3 आ जाएगा। तो कॉमन रेशो आपको पता चल गया, कॉमन रेशो r = 3 और r = 1/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है a और r पता चल गए आपको। देयरफॉर सिंस वी नो दैट के a कितना है 9, और इधर सॉल्व कर लो, कॉमन रेशो कितना आ गया, एक दफ़ा 3 लिख दो, इधर भी लिख दो, a आ गया 9 और r कितना आ गया बताओ 1/9। तो जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर फर्स्ट नंबर को हमने किसके बराबर रखा था बताओ, a/r के। अच्छा, सेकंड नंबर किसके इक्वल था, a के। और थर्ड नंबर जो है वो क्या था बताओ, AR का। ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब बस आपने वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है, A और R की, ताकि आपको नंबर्स मिल जाए। तो देखो पहला नंबर जो मिलेगा वो 9/3 विच इज इक्वल टू 3। दूसरा नंबर क्या होगा 9। तीसरा नंबर क्या होगा 9 × 3। 9 3 का क्या होता है बताओ 27। अब यहाँ पे लिखोगे 9 और यहाँ लिखोगे 1/3, तो ये 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 का क्या होता है बताओ 27। ए किसके इक्वल है बताओ 9 के। ए कितना है 9, आर कितना है बताओ 1/3 है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 9 × 1/3 3 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर्स आर 3 9 और 27। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएंगे बताओ 27 9 और 3। आखिर में रिजल्ट लिख देना। देयरफॉर रिक्वायर्ड, दोनों को कंबाइन करके लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर्स इन GPR। GP पे जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे या तो 3 9 27 होंगे या फिर 27 9 3 होंगे। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे 3 9 27 या फिर 27 9 3। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो 39 आंसर आएगा। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा 729 आ रहा होगा। तो ये हमारा 6 था। देन 6 के बाद वी हैव टू सॉल्व व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 पे क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर इंक्रीजेस फ्रॉम 515 to 151400 in 7 days. Find the daily rate of increase assuming the rate of increase to be constant. अच्छा भाई, यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितना है बताओ, डेटा बनाते हैं। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितना है भाई, कितना है बैक्टीरिया 515। ओके, फिर कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इन 7 days,
क्या है, इन 7 डेज। आपसे आर के बारे में पूछा रहा है, आर किसके इक्वल होगा भाई। देखो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अब एन कितना रखोगे इसके अंदर, 7 ही रखोगे, क्योंकि 7 दिन के बाद बैक्टीरिया की अमाउंट जो होगी वो 1545000 हो गई है। तो 1545000 की सिंपल सी मीनिंग ये है कि यहाँ पे एन क्या यूज करेंगे आप लोग, 4 यूज करेंगे। यानी कि पहले दिन बैक्टीरिया का अमाउंट कितना था, 515000, फिर दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन इतने अमाउंट हो गया। अब रोजाना बैक्टीरिया बढ़ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि डेली रेट उसका सेम है, यानी कि सेम मल्टीपल उसका सेम है। वो कॉमन रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉमन रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। अब ये देखो, ये तो डेटा में हमें मेंशन है। अब हमें करना क्या है, अब हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट इन जीपी पे ए एन किसके इक्वल होता है, ए आर एन -1 के। तो ए एन की जगह यू कैन राइट 1545000। ए किसके बराबर है बताएंगे आप लोग, 515000, 515000। कॉमन रेशियो आपने कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 7 - 1। अब ज़रा आप लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या 1545000 को 515000 से, मेरे ख्याल से इसका आंसर 3 आ जाएगा। चेक करें 3 आ रहा है। अब ये चीज तो 3 आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टेकिंग पावर, टेकिंग 6th रूट ऑन बोथ साइड। क्या, कौन सा रूट, अब 6th रूट की क्या मीनिंग है भाई, ये लोगे 6, ये हो गया रूट, यहाँ पे भी लिखोगे 6 और फिर क्या ले लोगे, रूट। तो मुझे बताओ 6 से ये 1/6 तो हो जाएगा कैंसिल। मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, 6 रूट लेना आता है आपको, स्क्वायर रूट की शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट दबाओगे ना तो 6 रूट आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, दिखाओ 1.200। अच्छा यहाँ पे एक है इन 7 डेज में है ना, तो उसमें एक करेक्शन कर लेना, वो ये कर लेना कि यहाँ पे n जो है वो 8 रखो। याद रखना n बराबर हो जाएगा हमेशा डेज +1 के, क्योंकि वो 7 दिन के बाद वाली बात हो रही है। तो 7 दिन के बाद बात होगी तो वो 8 टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, 8 रख देना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इस 6 को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ 7 लिख देता हूँ। जितने डेज होंगे ना +1 कर देना, ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप 7 को हटा देंगे, यानी कि आप यही निकालो 1.17 आना चाहिए आंसर। 1.16। हाँ, आप सही है, यानी कि 1.7 के करीब करीब आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसको 7 कर लेना, यहाँ कर लेना 7/3, कितना आ जाएगा, 1.169। बस सही है, 1.169, यानी कि 1.17 के करीब करीब आ रहा है। तो आपके पास ये है डेली इंक्रीज रेट ऑफ बैक्टीरिया इज 1.17 टाइम्स, यानी कि 1.17 टाइम्स जो बढ़ता रहेगा। अच्छा जी, अब लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहा जा रहा है,
फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹1000, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास वो कितनी है 1000 फॉर 5 years। एन लिख लेते हैं 5 years। अब लिखा हुआ है एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट, यानी कि ये कॉमन रेशियो आपको गिवन है। 4% का मतलब परसेंट को हटाओगे तो 4/100 कर लो। 4/100 कितना होता है बताओ? 0.04। अच्छा वो क्या बोल रहा है, 5 साल तक प्रॉफिट होता है किसमें? 1000 रुपीज़ में। अब अगर आपके पास 1000 रुपीज़ में प्रॉफिट हो रहा है और कितना हो रहा है? 4% इंक्रीज हो रहा है हर साल। अब अगर 4% रोजाना इंक्रीमेंट हो रहा है तो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे भी क्या है, एन इक्वल टू 5 years है ना। तो मैंने आपको बताया है कि एन कैसे निकालोगे? डेज प्लस 1। ठीक है, देयर फॉर आपका जो फॉर्मूले का एन बनेगा इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे मैंने एन नहीं कहा, इसको ये कह लो। पर एयर्स कर लो इक्वल टू 5। अब जो टर्म होगी ना, असल में ये एयर प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई। आपके पास ये इनिशियल अमाउंट हो गई, 1 साल बाद जो अमाउंट होगी वो दूसरी टर्म होगी, 2 साल बाद जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? तीसरी टर्म होगी। मतलब हर साल बढ़ रहा है ना। तो पहले साल कितनी हो गई? सेकेंड टर्म। दूसरे साल कितनी हो गई? थर्ड टर्म। चौथे साल और पांचवें साल। तो यानी कि अगर एन 5 year है तो एन कितना हो जाएगा? सिंपल जो एयर मेंशन है उसमें +1 कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे +1 किया था, डेज +1। तो एन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सोल्यूशन करते वक्त आप ये लिख कह लेंगे अमाउंट आफ्टर 5 years। अमाउंट आफ्टर 5 years सिंस वी नो दैट कि जो ए एन है वो किसके इक्वल होता है? ARN-1 की। तो 5 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगी वो लिख लोगे A6। ए की जगह क्या लिखोगे? 1000। अच्छा ये प्रॉफिट है, सही है। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? ये बल्कि गलत लिख रहा हूँ, अमाउंट आफ्टर 5 years, प्रॉफिट आफ्टर 5 years। तो आपके पास ये हो जाएगा, कॉमन रेशियो कितना आता है बताओ? 0.04। एन कितना है बताओ? 6। यानी कि आपके पास जो 5 साल बाद प्रॉफिट होगा वो इतना होगा। अच्छा अभी ना इसको ऐसे ही रखो। अभी आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद वो टोटल अमाउंट पूछ रहा था, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा था। देखो ये आप 1000 को, फॉर एग्जाम्पल आपको 4% निकालना है ना 1000 का, तो 1000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 को आप 0.04 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा कितनी दफ़ा करोगे? 5 दफ़ा। तो वो आपको 5 साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो अमाउंट है, देखो टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे? अगर आप, असल में आपसे पूछ रहे टोटल अमाउंट बता दें। अगर सवाल पढ़ो तो सवाल पे मेंशन है कि फाइंड द, बल्कि प्रॉफिट बोल रहा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹5000 फॉर 5 year एट 4% पर एनम। ठीक है। अच्छा जी, ये प्रॉफिट लिख दिया आपने।
अब प्रॉफिट को आपकी बुक में ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। मुझे बताओ, मैं इस चीज़ को जो लिखी गई है 0.04, 0.04 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। इसमें कुछ ना कुछ मसला हुआ, रुको एक मिनट।